हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बचपन से या फिर हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। इनके बीच का डिफरेंसेस और इनके बीच की सिमिलैरिटीज हम आज देखते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट का भी अगर हम स्पेसिफिक नाम लें तो आर.एच. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। इनका नाम क्या था? आर.एच. विटेकर। ठीक है, आर.एच. विटेकर इनका नाम था। ठीक है, समझ में आया। इन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल 5 टाइप के होते हैं। मोनरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंगस होता है ना, प्लांट्स होते हैं और उसके बाद एनिमल्स होते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो मोनरा होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, सबसे ज़्यादा शुरुआती, यानी कि जब लाइफ बन रही थी, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर आए थे वो क्या थे? मोनरा। तो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इनका होता है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और बाकी के ये जितने भी होते हैं, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब के सब यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि कौन से प्रोकैरियोट होते हैं और कौन यूकैरियोट होते हैं। भाई डिफरेंस समझना है हमको तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना, कौन प्रोकैरियोट कौन यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर एक चीज और बताई उन्होंने कि मोनरा जो होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, और फंगस, प्लांट और एनिमल्स ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। इनके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे या टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना, तब हम जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कई बार क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ठीक है, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बताओ, मोनेरा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो आंसर क्या हो जाएगा उस केस में? प्रोटिस्टा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? तो आर.एच. विटेकर ने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबके सब 5 टाइप के होते हैं। वो 5 किंगडम में क्लासिफाई किया उन्होंने। 5 तरीके के कौन कौन से होते हैं? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स। मोनरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और किंगडम में सेट नहीं होते उनको हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखो जैसे क्या दिख रहा है, ये मशरूम दिख रहा है ना, तो फंगस में क्या होते हैं? मशरूम होते हैं, फंगस होती है। कई बार तुमने देखा होगा ब्रेड पर फंगस लग जाती है, या फिर लंच में कई बार सब्जी रखी रह जाती है, या फिर किसी बर्तन में सब्जी रखी रह जाती है तो उसमें वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। वो क्या होती है? फंगस ही तो होती है। या फिर आपकी छत पे जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो छत पे क्या होता है, कई बार लकड़ी के ऊपर, घर पे आपके अगर छत पे कोई लकड़ी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करने लगती है ना, व्हाइट कलर की। ऐसे मशरूम भी आ जाते हैं कुछ कुछ, छतरी जिसको बोलते हैं हम, है ना। प्लांट्स तो आप जानते ही हैं, प्लांट ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एंड में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो 5 किंगडम में क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब हम शुरुआत करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की। ये पूरी टेबल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की है। ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो क्या बोलोगे? एनी सेल दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, एनी सेल दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। तो ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो बोलो, बताएंगे मेरे को। चलिए मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, डायग्राम बनाकर। जितने भी लिविंग, मान लेते हैं कि कोई यूकैरियोटिक सेल है ना, एक यूकैरियोटिक सेल है। उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस हो सकता है ना। भाई डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन उस पर मत जाना, बस मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियस हो सकता है, उसके बाहर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, यहाँ पर ऐसे गोल्जी एपरेटस हो सकता है ना, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो उसके बाहर सेल वॉल हो सकती है।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। तो ये सारे जितने भी और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। क्या करना, रेस्पिरेशन करना। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं किसी भी सेल की, मतलब पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शन होते हैं, प्रोटीन का और लिपिड का सिंथेसिस करना। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन होता है पैकेजिंग करना। तो मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सेल सर्वाइव कर पाता है, जीवित रह पाता है। तो ये तो बात हो गई यूकैरियोटिक सेल की। लेकिन अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ना उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ना उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना उसके अंदर गोल्गी एपरेटस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। इनके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्चुअली वो कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं सेल के ही, जो कि सेल डिवीजन में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखेंगे वो सारी चीज़ें हम तब जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ऐसे अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे निकले हुए होते हैं, है ना, यहाँ से भी निकले हुए होते हैं। ठीक है, क्रोमैटोफोर होता है, मतलब इसके अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं। बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकले हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, ये सारी चीजें होती हैं। नो सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट, कोई भी सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं होगा। समझ में आई कि बात, नहीं आई? ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं। तो इस सेल ऑर्गेनल वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उन बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ कर पा रहे हो। हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आपका रूम जो है, यानी कि जो सेल है, वो एक अधूरा सा लगेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, है ना। इसमें आता है प्रोटिस्टा, इसमें आता है फंगस, इसमें प्लांटे आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला देखते हैं, सेल का साइज। सेल के साइज की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का साइज कंपैरेटिवली लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, है ना। दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर, और उससे भी कम हो सकता है कई बार। ऑर्गेनिज्म का टाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, यूकैरियोटिक सेल्स मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट बताओ, एक्सेप्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। जनरेशन टाइम, यानी कि ये कितनी देर में डिवाइड करता है, कितना टाइम लेता है। यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है ना। सारे सेल ऑर्गेनल्स को मल्टीप्लाई करके डबल होना पड़ता है ना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसका साइज भी क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ये फास्टर होता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए काफ़ी जल्दी हो जाता है। सेल ऑर्गेनल देखो, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनल यहाँ पे नहीं है, इस वाले पॉइंट के लिए बताया था, है ना। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल यहाँ पर बहुत सिंपल होती है, यूकैरियोटिक सेल में अगर होगी तो, वैसे तो एनिमल सेल में नहीं होती है ना, तो वहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंगस और प्लांट की बात कर रहे हैं। तो काफी सेल वॉल होती है तो काफी सिंपल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में काफी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा। फिर आगे बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिमिलैरिटीज आ गई। देखो, सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है और बिल्कुल सेम होती है। देखो मैंने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक मिनट में लिख देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, सिमिलर होती है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पर इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर भी जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी एक कॉमन स्ट्रक्चर है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा लार्जर होता है। 80S का राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का होता है। ठीक है,
अब राइबोसोम की जो वीडियो होगा मैं अलग से लेकर आऊंगा, यहां पर मैं उसको समझाऊंगा नहीं, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा अगर व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो आप ये पॉइंट सारे लिख सकते हैं, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार यूकैरियोटिक सेल का। देखो इसमें कितने सारे सेल ऑर्गेनल हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर आपको सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। ठीक है, समझ में आई कि बात नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल है, 9-10 लेवल के हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चे 11th में आ जाते हैं, नीट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, बट उनको ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती। उनको लगता है कि हमको आता है, बट नहीं आता है। ठीक है, हाँ चलिए, साइज ऑफ सेल, सेल के साइज की बात करते हैं। प्लांट का जो सेल का साइज होता है वो लार्जर होता है, एनिमल सेल का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है ना। किससे? प्लांट सेल से। प्लाज्मोडेस्माटा इसमें प्रेजेंट होता है, यहां पर एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा मैं समझा देता हूं आपको, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए मैं पेज ऐड कर लेता हूं यहां पर। तो प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है ना, किसमें होता है ये सेल? प्लांट सेल में होता है। ठीक है, ये है ऐसे। ये इसका साइटोप्लाज्म है और यहां पर भी इसका साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है एक सेल का, ये साइटोप्लाज्म है दूसरे सेल का। ठीक है, और ये बीच में जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होता है कि वो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज का यहां पर प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ? यहां पर किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, तो वो चीज बनने के बाद, यहां पर बनने के बाद यहां से यहां जा सकती है इजीली, और यहां पर कोई चीज बनी और यहां पर उसकी जरूरत है, वो तो यहां से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा सकती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये कनेक्शन होते हैं जो ट्रांसवर्स होते हैं सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल के बीच से जा रहा है, देखो यहां पर, है ना। किसके थ्रू जा रहा है? सेल वॉल से ट्रांसवर्स हो रहा है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन होता है जो कि सेल वॉल को कट करता हुआ, ट्रांसवर्स करता हुआ दो सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये प्लांट सेल में तो होता है, बट प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल जो होते हैं या प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई सेल ऑर्गेनल होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेल ऑर्गेनल क्या होता है? ये बहुत ही बच्चों वाली बात है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, इसका फंक्शन मैं लिख दूं क्या? फंक्शन तो चलो मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि इन सब की एक एक करके वीडियो आने वाली है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, इन सबको हमें पढ़ना है। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। भैया हमको फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करना है, फोटोसिंथेसिस करना होता है एनिमल्स को, तो उसमें भी होता है क्लोरोप्लास्ट। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल यहां पर प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इनके सबके फंक्शन अलग से आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस याद कर लो। लाइसोसोम या तो होता नहीं है या फिर बहुत कमी से कभी कभी देखने को मिलता है, एनिमल सेल में हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लेना। न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल। पेरिफेरी का मतलब होता है कि साइड में प्रेजेंट होना, पेरिफेरल साइड में, पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये सेल है, ठीक है, क्या है? ये सेल है, तो इस साइड में प्रेजेंट है, मान लो साइड में न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होगा, है ना, तो हम सेल को देखकर पहचान लेंगे कि वो क्या है? प्लांट सेल है। लेकिन अगर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, जैसे मान लेते हैं कि सेल है और इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एनिमल सेल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली बात हो गई। चलिए देख लिए, ये डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, देखकर बता सकते हो कि कौन सा क्या है। सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा डायग्राम आता है तो सबसे पहले हमको सेल वॉल देखनी होती है। जिसमें सेल वॉल होगा वो प्लांट सेल होगा, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल सेल होगा। दूसरा हम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट दिखाई रहा है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? बोलो, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर सेल वॉल दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ठीक, अब देखो सेंट्रियोल यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। सेंट्रियोल वाला पॉइंट में ऐड करने से शायद भूल गया। ठीक है, सेंट्रियोल मैं लिख देता हूं। सेंट्रियोल जो होता है यहां पर ही लिख देता हूं मैं, लेट मी जूम इट आउट। चलिए मैं लिख देता हूं।
8 पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। नोट्स तो लिख रहे हो ना यार, नोट्स जरूर लिखो, नोट्स के बिना कैसे काम चलेगा। सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और प्लांट सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेंट्रियोल का काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये रहा, ठीक है, ये 3 डिफरेंस हो गए यहाँ पर। और क्या होता है? बस मोस्टली यही होता है। और यहाँ पर देखो सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ही नहीं, दिखाई दे रहा है क्या? तो ये सारी चीजें डिफरेंसेस हो गए। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक में हमने कवर किया डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसा कि हमने देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, आरएचबीटी करने दिया था, है ना। उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। सबसे पहला किंगडम था मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, तो हम बोलेंगे कि मोनरा आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो बोलेंगे प्रोटिस्टा। बाकी के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं हर चीज के। फिर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो डेफिनेशन, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कोई भी सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल या यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया आते हैं। सेल का साइज जो होता है वो सेल का साइज लार्जर होता है यूकैरियोटिक सेल का, और प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉलर होता है। ऑर्गेनिज्म का टाइप देखें तो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, एक्सेप्शन इसका प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में कई बार क्या, प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल तो सारे के सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। जनरेशन टाइम ये डिवाइड करने में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन ये बहुत जल्दी डिवाइड कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड होना होता है, डुप्लीकेट होना होता है उसका सेल का, और इस सेल का साइज भी बड़ा होता है, इसलिए इसको डिवाइड होने में थोड़ा सा समय लगता है। सेल ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल यहाँ पर सिंपल होती है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होती है। और एक बार फिर से हम देखते हैं आगे, प्लाज्मा मेमोरी यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, सेम होता है। राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, 80s का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s का होता है। फिर हमने देखा डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहले साइज ऑफ सेल, सबसे बड़ा प्लांट सेल का साइज लार्ज होता है, एनिमल सेल का स्मॉलर होता है। प्लाज्माडेस्माटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये कनेक्शन होते हैं दो सेल के बीच में, है ना, जो सेल वॉल से ट्रांसवर्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? प्लाज्माडेस्माटा यहाँ पर एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। वैक्यूल का साइज यहाँ पर वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। लाइसोसोम यहाँ पर रेयरली प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होगा। सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट पॉइंट रह गया था सेंट्रियोल, ये भी ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में, यहाँ पर लिखने से मैं भूल गया हूँ। सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होगा और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये सेंट्रियोल ही डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं पक्का वादा करता हूं कि आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपके स्कूल के टेस्ट में, और आगे नीट के लिए भी काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, है ना। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहें।